विद्युत रसायन में हमारा अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल अपनों ने इससे पहले देखे थे और विद्युत अपघटनी सेल में अपनों ने कहा था कि ये अभिक्रिया एक पात्र के अंदर होती है और हम लोग बाहर से इसके अंदर विद्युत धारा देते हैं। यहाँ से हम लोग बैटरी लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं प्लस माइनस, और इसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। जो विद्युत अपघट्य होता है ना, उस विद्युत अपघट्य के अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये हमारा विद्युत अपघटनी सेल का सिद्धांत था। अब दूसरा प्रकार का जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग रासायनिक सेल में क्या होता है कि यह वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से विद्युत उत्पन्न होती है। इस सेल को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि ये क्रिया दो पात्र के अंदर होती है। अपने को इस विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ध्यान रखने वाली बातें होती है। नई टर्म है ये, पिछले सालों में हम लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो नई टर्म है। इसके अंदर एक एक बात को ध्यान रख लेंगे। ये दो पात्र के अंदर होती है। हर पात्र जो रहता है ये अर्ध सेल कहलाता है। ये अर्ध सेल कब कहलाएगा? जब हम लोग इसके अंदर सेल का निर्माण करते हैं। और वो सेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? इसके अंदर एक विलयन भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। और इधर की साइड पर भी विलयन भरा रहेगा, जिसको भी हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। इस सेल के अंदर एक प्रकार से एक छड़ डूबी रहती है। ये छड़ है किसी धातु की। जिस धातु का विद्युत अपघट्य रहता है उसी धातु की ये छड़ डूबी रहती है। सपोज अपना जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर जिंक की जो धातु रहती है उसको हम लोग इसके अंदर डुबोते हैं। और ये जो विद्युत अपघट्य होता है इस जिंक का सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन। ठीक है, तो ये अपने पास में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर भी डूबा रहता है और ये इलेक्ट्रोड जो रहता है ये रहता है इधर की साइड पर कॉपर। जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तब ये कॉपर रहता है और कॉपर के अंदर ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम लोग कह रहे हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ये अपने पास में विद्युत अपघट्य का कार्य करने वाली राशि हो गई। ठीक है, तो ये विद्युत अपघट्य है। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कॉपर सल्फेट से। तो ये अर्ध सेल और ये अर्ध सेल, दो अर्ध सेल होते हैं। इन दोनों का संबंध जो रहता है बाहर से एक गैल्वेनोमीटर से रहता है। बाहर से दोनों एक तार से जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार से संबंधित करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कभी इसमें वोल्ट मीटर भी का भी उपयोग किया जा सकता है, तो वोल्ट मीटर भी लगाया जा सकता है। इन दोनों विलयन के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर अपन इसको डॉट बना रहे हैं कि विलयन इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भी विलयन भरा रहता है। अब इसके अंदर दोनों विलयनों का संबंध करने के लिए एक उल्टा यू शेप की एक नली रहती है। इस यू शेप की नली को यहाँ पर लवण सेतु का नाम दिया जाता है। ये यू शेप की नली है, इस नली को हम लोग लवण सेतु कह रहे हैं। इस नली के अंदर पोटेशियम क्लोराइड हुआ, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर अन्य प्रकार के ऐसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो उनके यहाँ पर विलयन भरा रहता है। इसके अंदर की ओर जेल के अंदर ये भरा रहता है, जेली फॉर्म में रहता है। अगर के अंदर ये रहता है पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, इस प्रकार के इसके अंदर सॉल्ट भरे रहते हैं। और यहाँ पर रुई की सहायता से इनको इसके अंदर पूरी तरह से एक साथ में न निकल जाए, इसलिए यहाँ पर इसको रुई से, कॉटन से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये इसके अंदर डूबा रहता है, इसके अंदर संपर्क जरूर बनाए रखता है। इसको हम पढ़ते हैं लवण सेतु। तो इस प्रकार से एक बनावट बनती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल। जिंक जो रहता है, जिंक सॉल्यूशन के में डूबा रहता है। कॉपर की जो छड़ रहती है वो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डूबी रहती है। दोनों का संबंध हम लोग तार से कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर इसके अंदर विद्युत धारा की मात्रा को दर्शाता है कि विद्युत धारा किस दिशा की ओर इसमें प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर जिंक जो रहता है ये एनोड का कार्य करता है, और एनोड का कार्य करता है, इसको माइनस की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल के अंदर हमने इसको प्लस कहा था, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में इसको हम लोग माइनस कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे एनोड। एनोड क्योंकि इस छड़ के ऊपर माइनस आवेश आता है, इस वजह से इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस छड़ के ऊपर यहाँ पर प्लस आवेश रहेगा, इसलिए इसको हम लोग कैथोड कहेंगे। अर्ध सेल, दो अर्ध सेलों से मिलकर पूरा एक सेल बनता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल की ये बनावट है, ये इसका डायग्राम रहता है। इसकी बनावट को अपने को शब्दों में लिखना भी रहता है। इसी तरह से लिखेंगे अपन कि जिंक की छड़ को
जिंक की छड़ है, सॉलिड लिख रहे हैं अपन, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में दो अलग अलग पात्रों में भरकर तार से संबंधित करते हैं, तो इनमें होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की वजह से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इन दोनों का संबंध आपस में हम लोग लवण सेतु की सहायता से करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस एनोड के ऊपर माइनस क्यों है जबकि अपने विद्युत अपघटनी सेल में प्लस कहा था। क्यों कहा था प्लस? क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अंदर सेल लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, तो हम लोग लगा रहे हैं, और बैटरी का प्लस वाला जो सिरा था उसको अपनों ने एनोड कहा था क्योंकि वहां पर ऑक्सीकरण की रिएक्शन प्लस वाले सिरे पर हो रही थी। यहाँ पर इस सिरे पर एनोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की रिएक्शन होगी और माइनस चार्ज इसके ऊपर क्यों आता है ये देखना है। अब अपने को देखना है, जैसा कि पहले भी बता रखा था कि हर सेल जब हम पढ़ते हैं तो हर सेल के अंदर क्या चीज़ें आवश्यक रहती है। एक तो उसके अंदर विद्युत अपघट्य आवश्यक रहता है, ये विद्युत अपघट्य, तो अपनों ने इसके लिए विद्युत अपघट्य देख लिया, इधर की साइड पर जिंक सल्फेट, उधर की साइड पर कॉपर सल्फेट। दूसरा रहता है उसके अंदर कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोड आवश्यक चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रोड इसके ऊपर किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का। और वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर ये कैथोड का कार्य कर रहा है। तो एनोड और कैथोड दोनों चीज़ें हो गई थी और विद्युत अपघट्य हो गया अपने पास में। बैटरी विद्युत अपघटनी सेल रहेगा तो वहाँ पर हम लोग बैटरी रखेंगे। और अगला इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया को देखना रहता है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इसकी रासायनिक जो अभिक्रिया रहती है, रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से ये करता है। एक अर्ध सेल के लिए जब हम देखते हैं एनोड पर, एनोड जो रहता है एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया एनोड पर किस प्रकार से होगी। एनोड जो है वो किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। और एनोड पर अभिक्रिया हमेशा कौन से होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया होती है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक की छड़ संपर्क में आती है तो इस जिंक की छड़ से जिंक के आयन जो रहते हैं वो बाहर की साइड पर निकलने लगते हैं। मतलब जो जिंक रहता है उस जिंक के जो आयन्स रहते हैं, ये जिंक है तो जिंक का इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है और क्या बना देता है? ये जिंक 2+ बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन का निर्माण कर दिया। इधर जिंक सॉलिड था, इधर की साइड पर जिंक जो हो गया वो लिक्विड फेज में आ गया। अगर वो विलियन है तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, अगर जलीय विलियन है तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको एक्वस फॉर्म में हो गया। मतलब जिंक किस में बदल गया? जिंक आयन में बदल गया। अब इस जो ये जो जिंक की छड़ थी, इस जिंक की छड़ में से जिंक के आयन निकल गए और इसके अंदर की ओर क्या रह गया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर इस जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है, इसी वजह से इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? माइनस आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने लगता है, यहाँ से को निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन तार से संपर्कित होने की वजह से ये कैथोड की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर की ओर होता है तो इसके विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो रहता है वह प्लस से माइनस की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो रहता है वह माइनस से प्लस की ओर होता है। तो ये रिएक्शन होती है एनोड पर। जब हम दूसरी रिएक्शन देखें इसके ऊपर कि कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो कैथोड पर इसमें क्या है? कैथोड पर के लिए इसके ऊपर प्लस आवेश जो है वो कॉपर की बनी हुई है और उस पर अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन की अभिक्रिया होती है। अपचयन की क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। इस रिएक्शन के अंदर जब इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तो यहाँ का जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो यूँ होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है, ये कॉपर सल्फेट इस तरह से आयनों में टूट जाता है। ये बनता है कॉपर 2+ और इधर की साइड पर सल्फेट 2-। ये कॉपर 2+ जो इस सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, ये कॉपर 2+ यहाँ पर इधर से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, इधर से इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से कॉपर 2+ जो रहते हैं इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके अंदर कॉपर 2+ आवेश आकर डिपॉजिट होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वह ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण यहाँ पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना देता है कॉपर सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड जो रहता है वो वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। और टोटल सेल रिएक्शन को जब हम देखें दोनों साइड पर, तो दोनों साइड की जो सेल रिएक्शन रहती है वो ये रहती है, इसको कहते हैं अर्ध सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया।
और ये भी जो है वो भी क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया। जब दोनों को जोड़कर देखते हैं तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो साइन के इधर वाली क्वांटिटी को अपनों ने इधर लिख दिया, और इधर जो रहता है जिंक जो रहता है वह जिंक 2 प्लस और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जब हम देखते हैं तो जिंक जो रहता है उसका क्या होता है, इसके अंदर जिंक का इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है, और कॉपर जो रहता है उस कॉपर का इसके अंदर क्या होता है, कॉपर का इसके अंदर अपचयन होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की वजह से इसके अंदर दो प्रकार के विभव उत्पन्न हो जाते हैं, विभव का अंतर हो जाता है। एक साइड पर इस इलेक्ट्रोड का विभव ऋणात्मक है, कम है, और इधर की साइड पर जो विभव है वह विभव उच्च हो जाता है। तो इधर की साइड पर तो विभव हो गया, विभव किधर उच्च हो गया है, कैथोड पर विभव उच्च हो गया है, और एनोड पर विभव जो है वो क्या है, विभव कम हो गया। इस वजह से विद्युत का प्रवाह जो रहता है प्लस से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू, इस रिएक्शन के द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा था उस रासायनिक परिवर्तन से विद्युत का प्रवाह होने लगता है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। गैल्वेनोमीटर में इसके डायरेक्शन को हम लोग देख सकते हैं। और अगर हमने इसको बाहर से परिपथ से जोड़ दिया तो ये बाहर के परिपथ में विद्युत का प्रवाह बाहर हम लोग इसको ले सकते हैं, बाहरी विद्युत परिपथ के अंदर भी हम लोग उसका जो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल रहता है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है ये वाली चीज़ कि इसके अंदर दो प्रकार के अर्ध सेल क्या होते हैं और लवण सेतु क्या है। लवण सेतु का कार्य यहाँ पर देख लेते हैं कि लवण सेतु का कार्य क्या रहता है। तो जो लवण सेतु रहता है ये किसका बना हुआ है, यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ का यहाँ पर अगर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे पदार्थ जो है इन पदार्थों का जेल जैसा मिश्रण होता है। जेल्स जो बनते हैं उन जेल्स जैसा, जिलेटिनस भी बोल सकते हैं अपन, जिलेटिनस विलयन रहता है। और या फिर हम लोग उसको अगर नाम की जो समुद्री घास है अगर उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कार्य ये रहता है कि एक तो ये परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ को पूर्ण का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों जो सेल है इन दोनों सेल का आपस में संबंध इसी से है, बाकी तो बाहर से तो तार से है लेकिन दोनों के द्रवों का संबंध इसी से है, इसलिए यहाँ पर ये इन दोनों के अंदर परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करता है। दूसरा इसके अंदर ये होता है दोनों अर्ध सेल जो है, दोनों अर्ध सेलों में ये आवेश संतुलन का काम भी करता है। आवेश संतुलन का काम भी इसी का होता है। आवेश संतुलन का मतलब होता है जैसे कि इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग देखें, मतलब इस अर्ध सेल के अंदर देखेंगे तो जिंक के आयन विलयन के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो जिंक के आयन बढ़ जाएंगे तो पहले भी क्या था, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब क्या है, इसके अंदर जिंक के आवेशी है। फिर बाहर से भी क्या हो रहा है, जिंक के आयन इसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो जिंक के आयन लगातार बढ़ जाने से इसके अंदर ये जो क्रिया रहेगी ये क्रिया धीमी पड़ने लगती है जब एक ही प्रकार के आवेश बढ़ते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड है या ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये इस प्रकार से आयनित रहता है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड। तो जब इसके ऊपर जिंक की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्लोराइड जो रहता है वो यहाँ से मुक्त होकर इस आवेश का संतुलन करता है। और उधर की साइड पर जब कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगती है तो विलयन के अंदर सल्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। जब सल्फेट की मात्रा बढ़ती है तो इधर से जो पोटेशियम आयन रहता है वो पोटेशियम आयन इसके साथ में संयोग करके आवेश का संतुलन करता है। मेरा देख लिया है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या रहता है। जो सेल बनती है टोटल सेल के लिए इसका प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रदर्शित करने का तरीका ये रहता है कि जो जिंक रहता है हम लोगों को पहले इधर की साइड पर हमेशा एनोड को रखना है और इधर की साइड पर कैथोड को रखना है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो जिंक रहता है वह जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, जिंक जो रहता है वह जिंक 2+ आयनों में कन्वर्ट हुआ और इसके कन्वर्जन की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर जिंक की मात्रा घट जाएगी। तो ये छड़ जो रहती है धीरे धीरे
कम पड़ जाती है, इसकी मात्रा जो है ये रहती है पतली हो जाती है, छड़ जो रहती है वो पतली हो जाती है। कारण ये है कि इसमें से जिंक आयन निकल गए और ये छड़ धीरे धीरे मोटी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर जाकर जिंक क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर वही लिखेंगे अपन, लिखने का तरीका रहता है कि जिंक और जिंक का जो इलेक्ट्रोड रहता है उसके साथ में अपनों ने जिंक आयन को क्या कर रखा, सेपरेट कर रखा। उसके बाद में एक डबल अपने को वर्टिकल लाइन बनानी है और इसके बाद में ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करती है। और Cu2+ जो रहता है, Cu2+ के बाद में Cu, क्योंकि Cu2+ जो रहता है इसके अंदर किसका काम कर रहा था, सॉल्यूशन का। तो ये यहाँ पर अपचयित हो रहा था, इसलिए इसको हमने अपने लिख दिया, पहले Cu2+ लिखा उसके बाद में Cu लिखा। Cu2+ और Cu को अपनों ने इस तरह से लिखा क्योंकि इसके अंदर अपचयन हो रहा था। तो जहाँ पर जिस पार्ट को हम लोग प्लस आवेशित करके लिख रहे हैं तो वहाँ पर अपने को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी सांद्रता की टर्म को भी लिखना पड़ता है। सपोज इसकी सांद्रता 1 मोलरता है तो 1 मोलरता के रूप में भी अपनों को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इधर की साइड पर हम लोगों को एनोड को लिखना रहता है, ये एनोड, और इधर की साइड पर हम लोगों को लिखना रहता है कैथोड। तो एनोड जो रहता है वो आगे की ओर लिखते हैं और कैथोड पीछे की साइड पर लिखते हैं। और बीच में जो ये वाला जो भाग है जिसको हम लोग डबल लाइन से बना रहे हैं इसको कहते हैं अपन लवण सेतु। तो लवण सेतु जो रहता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक सेल का प्रदर्शन करने का एक तरीका रहता है। इसके बारे में भी जानकारी अपने को बहुत आवश्यक होती है क्योंकि ये कभी लवण सेतु के लिए जानकारी पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि ऑक्सीकरण वाली जो अभिक्रिया हो रही है उस ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का क्या तरीका रहता है। कभी अपने को ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि Cu2+ जिंक 2+ और जिंक के रूप में लिख दिया, या फिर इस तरह से लिखेंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना रहता है कि एनोड को इस तरह से लिखना है। फिर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि एनोड जो रहता है वो आगे की साइड पर लिखना है, बाएं साइड पर, और कैथोड जो रहता है वो इधर की साइड पर रहेगा। तो इसमें भी अपने को ध्यान रखना है कि एनोड जो रहेगा वो बाएं साइड पर रहेगा और ये जो रहेगा वह दाएं साइड पर रहेगा। ये नियम है, ये इसके NCERT के द्वारा दिया गया नियम होता है कि जब हम लोग डैनियल सेल बनाते हैं, एक गैल्वेनिक सेल जो बना रहे होते हैं उसके अंदर अपने को एनोड हमेशा बाएं साइड पर रखना और कैथोड हमेशा दाईं साइड पर रखना है।